एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आज हमारी यूपी टेट की दूसरी क्लास है और मैंने क्विक रिवीजन कराने की बात कही थी, तो मैं मैथ में आपकी बहुत अच्छे से रिवीजन कराऊंगी। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और इस बार आपका यूपी टेट क्लियर जरूर होगा, है ना। जिस तरह से मैं चीजें आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग इतने सारी चीजें अगर पढ़ लेते हैं तो पक्का आपके 10 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे और 10 नंबर आपको पेडागोजी यानी कि मैथ से रिलेटिव जो पेडागोजी बनेगी वो भी मैं लास्ट के दिन जरूर बताऊंगी। ठीक है, तो चलिएगा, हमारी फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था कोणों के बारे में, रेखा के बारे में, बिंदु के बारे में और त्रिभुज के बारे में, शीर्षाभिमुख के बारे में पढ़ा था, है ना। और आज हम पढ़ेंगे समांतर रेखा के बारे में। तो समांतर रेखा से भी क्वेश्चन जरूर बनता है, आप लोगों को पता है, क्योंकि मैंने इसका नाम रखा क्विक रिवीजन। तो क्विक रिवीजन में सिर्फ मैं वही चीज पढ़ाऊंगी जो कि एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं और हर बार वहां से क्वेश्चंस आया है। तो यहां देखिएगा, समांतर रेखा मैंने ली। अब समांतर रेखा, जैसे एक ये है समांतर रेखा, एक ये है समांतर रेखा और एक ट्रांसवर्सल लाइन इनको कट कर रही है, जिसको तिर्यक रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा। अब इसमें बहुत सारी चीज याद करने की है कि संगत कोण क्या है, समांतर रेखा क्या है ना, शीर्षाभिमुख कोण कौन से बनेंगे, एकांतर कोण कौन से बनेंगे, है ना, युग्म वाले कोण कौन से बनेंगे। तो बहुत सारी चीज है, तो यहाँ रटना नहीं है, सिर्फ चीजों को आपको समझना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये एक तिर्यक रेखा है। क्या है? तिर्यक रेखा, जिसे इंग्लिश में ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। अब इसकी 3 चीज आपको याद रखनी है, सिर्फ दिमाग में रखनी है कि संगत कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? संगत कोण हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। अभी मैं बताऊंगी कैसे। फिर एकांतर कोण भी हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। एकांतर कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। फिर है आपका एक ही ओर बने 2 अंतः कोणों का योग 180 होगा, है ना। जैसे ये और ये मिलके आपस में क्या हो जाएगा? 180 होगा, जिसमें रेखा युग्म कोणों का योग पूछा जाता है। तो रेखा युग्म कोणों की अगर बात करते हैं तो 90 + 90 = 180 होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट दे तो संगत कोण बराबर होते हैं। आई बात समझ में? ये बात बस आपको ध्यान रखना है कि संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं और एक ही और जो रेखा युग्म बनते हैं वो 180 के होते हैं। ये 3 चीज आपको दिमाग में रखनी है। अब यहां सुनिएगा, मान लो इसने ये 50 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है। ध्यान से समझिएगा, अब चीजें बहुत अच्छी आ रही हैं, है ना। तो जब ये 50 दिया है ना, ये 50 दिया है, तो इसके सामने वाला कोण क्या हो जाएगा? बराबर। क्या होगा? बराबर। ध्यान से समझना, ये 50 है तो ये इसके सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, है ना। और मैंने आपसे बताया एकांतर कोण, संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब हमें ये तो पता चल गया, इसका तो पता नहीं क्या है, इसका भी नहीं पता क्या होगा, है ना। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया था, जैसे ये बने हुए हैं, एक ही लाइन पर कोण बने हुए हैं, मान लो ये 45 डिग्री का है, तो ये कितने का होगा, है ना। तो एक प्लेन लाइन पर या एक सिंपल लाइन पर 180 का एंगल बना होगा, इसको माइनस कर दो 180 में से, जो बचेगा वो आ जाएगा आपका आंसर। तो 135 आ जाएगा इसका आंसर। ऐसे ही ये 50 का बना हुआ है ना। आ रही है ना बात समझ में? 50 का बना हुआ है और मैंने बताया था एक ही लाइन पर बने हुआ कोण जो होता है 180 का होगा। तो 180 में से 50 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 130। तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा? 130। अब ये 130 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? 130। अब कहोगे कि मैम संगत कोण, एकांतर कोण क्या ये कैसे होंगे? अब कुछ भी नहीं करना है, जैसा यहाँ बना हुआ है, जिस जिस स्थान पर या जिस जिस जगह पर चीजें बनी हुई है, ये एंगल बना हुआ है, उस जगह पर ये लिख दीजिए। अगर ये 130 है तो इस जगह पर 130,
जो पहले आया पहले, जो बाद में आया बाद में, 50 और यहाँ 130 निकल गए ना, सारे एंगल्स निकल गए। इस तरह से हमें ज्ञात करना है ना। आ रही है ना चीजें समझ में, है ना। तो इस तरह से करना है। एक दो क्वेश्चंस और मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे ये है, मैंने एक डायग्राम ले लिया, सबसे पहले संगत कोण की बात भी बता दूं। जैसे ये एंगल है और एक ये एंगल है और एक ये है। एकांतर कोण के बारे में जानिए। अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा। एकांतर की बात ध्यान रखना, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा, अगर अंदर वाला 30 है तो बाहर वाला भी 30 होगा। और जेड की आकृति जहां बनी होगी वो एकांतर कोण कहलाएगी। ये आपके संगत कोण होंगे। अब इसमें भी अंतः कोण होते हैं, इसमें भी बाह्य कोण होते हैं। तो अंदर की साइड में जो है वो अंतः है और जो बाहर की साइड है वो बाहरी कोण है। ठीक है, बस ये चीज और बतानी थी। अब एक क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं कि वो क्वेश्चन हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। जैसे दो समांतर रेखा है, एक ये है और इसने इसको कट किया, एक तिर्यक रेखा ने काट दिया। अब ये वाला एंगल आपका मान लो 70 डिग्री का है और ये वाला भी 70 डिग्री का है, तो बाकी के एंगल इसने हमसे पूछे हैं, है ना। इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है और इसका नाम D है। और यहाँ जो एंगल है इनका नाम E है, इसका नाम F, G, H। इन सबकी वैल्यूज हमसे इसने पूछी है, तो कैसे करेंगे, है ना। तो देखकर घबराना नहीं है। काफी स्टूडेंट्स हर बार ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं, उनके दिमाग में ही पता नहीं क्यों नहीं आते। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है। प्लीज रुक कर वीडियो को देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। मैं बहुत आसान से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने आपको बताया ये 70 है तो इसके सामने वाला भी 70 हो जाएगा। अब ये इस तरह से बन रहा है, इस तरह से बन रहा है एंगल। और कल मैंने आपको बताया था ये जब बनता है तो 180 के इक्वल होता है, बताया था ना। अगर आज की क्लास में जो भी न्यू स्टूडेंट्स है, कल की क्लास जरूर देख ले, क्योंकि छोटी छोटी चीज बताई है। वहां पर 1 से 5 नंबर तक के क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। बहुत अच्छी क्लास है, जाकर जरूर देखना। अब ये देखिए, मैंने यहाँ 180 डाल दिया। 180 नहीं, एक लाइन पर जो एंगल है 180 का होगा। अब ये वाला 70 का है तो ये कितने का होगा। 180 में से 70 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 110। तो डी का आंसर कितना आया, 110 डिग्री का एंगल बना। अब जब डी इतने का है तो बी इसके इक्वल होता है, तो 110 हो जाएगा बी की वैल्यू। ठीक, अब इनको कैसे फाइंड करें। अब आप कहोगे कि मैम आपने अभी तो कहा जैसा ऊपर है ऐसा नीचे लिख दीजिए, जिस जिस स्थान पर ये रखे हुए हैं उस जगह पर रख दीजिएगा। तो h की वैल्यू आ जाएगी 110 और e की वैल्यू आ जाएगी 70 और f की वैल्यू आ जाएगी 110 और g की वैल्यू आ जाएगी 70। इस तरह से निकालना है। क्या कुछ इसमें रट्टाफिकेशन है या फिर इसमें कुछ हमने किया है अलग से? कुछ भी नहीं किया है, बस चीजों को ध्यान से समझना है। क्योंकि रिवीजन है, अपना रिवीजन कीजिएगा, सारे डाउट्स क्लियर होते हुए चले जाएंगे। नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इस क्वेश्चंस को देखिएगा, ये यूपी टेट में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ऐसा क्वेश्चंस बना है। दी गई आकृति में AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है CD के, तो y माइनस x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि y डिग्री कितना है, x डिग्री कितना है, उन दोनों को माइनस करके आंसर हमसे इसने पूछा है। और डायग्राम दिया हुआ है, ये देखिए। और इस तरह का क्वेश्चन देखते ही बच्चे छोड़ देंगे, है ना, बहुत टिपिकल है। ये बहुत ही आसान है। आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं, क्वेश्चंस को छोड़कर नहीं आना, पूरा क्वेश्चन सोल्व करना है, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, रिवीजन करना है ना। मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, वरना इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं है। और ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो कि यूपी टेट में पूछे गए हैं। ये देखिएगा, अभी मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों को समझा के आई थी, है ना। यहाँ दिया हुआ है 110 डिग्री, ये y डिग्री है,
ये 120 है ना, और ये x है, और क्या क्या पूछा इसने y माइनस एक्स की वैल्यू पूछी है, y माइनस एक्स की वैल्यू इसने हमसे पूछी है ना। तो अब कैसे फाइंड करें, ये बात सोचने की है। तो कुछ भी नहीं करना, बस आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये एंगल बना हुआ है ऐसे, और एक ऐसे, और एक लाइन ऐसे गई है। पहले ये वाला देख लीजिएगा, इस पर 120 है, और यहां इसने इस लाइन पर दिया y, ठीक है, ध्यान से समझना, यहां क्या दिया इसने, y दिया। और मैंने आपको बताया था जब इस तरह से एंगल बना होता है वो पूरा 180 का है। अब आधा इसने दे रखा 120 का, तो ये वाला फाइंड ऑफ कर लीजिएगा, ये कितने का होना चाहिए। अब 180 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा, 60 बच जाएगा। कितना बचेगा, 60 बचेगा। अब फिर समझिएगा, ये वाला एंगल दिया, जब ये 120 है, पहले यहां देखिए, ये दिया हुआ है 110, तो ये वाला एंगल कितने का दिया हुआ है, 110 दिया हुआ है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख क्या बन रहा है आपका, कोण बन रहा है ना, शीर्षाभिमुख का आपका कोण बन रहा है, तो ये भी हो जाएगा 110। अब ध्यान से समझिएगा, ये 110 है, 180 में से 110 जाएगा तो कितना बचेगा, 70 बचेगा। तो ये जब 110 हुआ तो ये वाला हो जाएगा 70, है ना, हुआ कि नहीं हुआ, आगे है ना बात समझ में। अब फिर से सोचिएगा, ये हो गया हमारा, ये y है, मैंने आपसे क्या कहा था, ये पूरा ऊपर के जैसा नीचे बना दीजिएगा, ये y है, और y किसके इक्वल हो रहा है, 70 के, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70। यहाँ कितना है, 110, ये कितना है, 70 है, ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। यहाँ इसने पूछा शायद x अंदर है या बाहर है, क्वेश्चंस में देखिए x बाहर है ना, x बाहर हो जाएगा, x कहाँ हो जाएगा, बाहर है। अब x बाहर है, हाँ ठीक है। अब यहां देखिएगा, ये 120 है, ये 60 है, तो ये इस तरह से घूम गया, ये इसके सामने वाला 60 हुआ, ये इसके सामने वाला 120 हुआ। समझिएगा, ध्यान से समझना तो आपको पड़ेगा ही। और मैंने कहा था जो ये चीज है ऊपर चिपका दो और ऊपर वाली नीचे चिपका दो, बिल्कुल सेम। तो ये हो जाएगा 120 और x की वैल्यू आ जाएगी 60, और ये वाला हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 60। आई होप आपकी समझ में आया होगा इतनी बात। अब इसने क्या कहा था, y माइनस x की वैल्यू हमसे पूछी है, तो y की वैल्यू तो है 70 और x की वैल्यू है 60, तो हमारे पास आया 10 डिग्री। कितना आंसर आया, 10 डिग्री। फिर से समझिएगा, फिर मैं बताने की कोशिश करूंगी क्योंकि इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा पहले इसे, देखिए फिर से समझाती हूं। सबसे पहले तो इसने हमें क्या क्या दिया हुआ है, ये चीज जरा देखने की है। एक लाइन ये दी हुई है, एक लाइन ये दी हुई है, ये तिर्यक रेखा जो इनको आपस में काट रही है। इसने इसकी वैल्यू दी हुई है 110, इसकी वैल्यू फाइंड ऑफ कराई है, यहां है x की वैल्यू फाइंड ऑफ कराई है, और ये है 120। अभी अभी आप बहुत सारी चीज सीख के आए हैं, क्योंकि आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, इक्वल हो गए, क्योंकि वो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये 110 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब ये वाला फाइंड करना है, तो ये इस तरह से बना हुआ है, ये पूरा 180 अंश होता है, तो आधा दे रखा है 110, 180 में से 110 जाएगा तो कितना बचेगा, 70। तो ये वाला एंगल कितने का आ जाएगा, 70। जब ये 70 का आ गया तो इसके सामने वाला भी कितना का होगा, 70।
है ना, यही बात बताई थी मैंने। और फिर कहा था कि जैसे ऊपर लिखा हुआ है वैसे ही नीचे आपको सेम लिख देना है। तो ये पहले नंबर पे 110, फिर 70 है, फिर आपका 110 है, और फिर y की वैल्यू कितनी है, 70 ही आ जाएगी। ठीक, एक साइड का हमारा सोल्व हो गया। अब ये वाला सोल्व करेंगे। ये पूरा होता है 180 का, 180 में से 120 जाएंगे तो बचेगा 60, सामने वाला इक्वल होगा 120, ये वाला हो जाएगा, है ना, यही तो सीखा हमने। अब जो चीज ऊपर है तो सेम नीचे चिपका दो, जो नीचे है तो सेम ऊपर लगा दो। ये आया कितना, 60, ये आया 120, ये सामने वाला 60 और ये 120। अब आप लोगों ने देखा कि y की वैल्यू तो है 70 और x की वैल्यू कितनी है, 60, है ना। तो y माइनस एक्स करने के लिए इसने कहा था, तो 70 में से 60 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10 डिग्री। आई होप अब समझ में आप लोगों की आ गया होगा। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, छोड़कर मत आना। नोट डाउन कर लीजिएगा, मुझे समझाने में टाइम लगा, वरना ये बिल्कुल सेकंड में होने वाले क्वेश्चंस हैं। अब ये देखिएगा, चक्रीय चतुर्भुज, है ना। हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि रिवीजन करते जा रहे हैं और सारे डाउट मैं क्लियर करा रही हूं, इनसे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। चक्रीय चतुर्भुज देखिएगा, उसके बाद क्या देखिएगा, समांतर चतुर्भुज। अब चक्रीय चतुर्भुज और एक समांतर चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज में सामने की जो भुजा होती हैं, इन दोनों भुजा का योग 180 होगा। ठीक है, ध्यान रखोगे ये बात। और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण इक्वल होते हैं। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे। ये देखिए, चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 होगा। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। अब ये है चक्र एक आपके सामने, और ये है चतुर्भुज। क्या है, चतुर्भुज, है ना। इसका नाम मैंने ए रखा, बी रखा, सी रखा और डी। ये देखिए, ए जो है सी के इक्वल होगा, है ना, और बी जो है डी के इक्वल होगा। मतलब इन दोनों का योग एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 180। इन दोनों का एडिशन, एंगल ए और एंगल सी का एडिशन 180 के इक्वल होगा। ऐसे ही एंगल बी और एंगल डी का एडिशन भी कितने के इक्वल होना चाहिए, 180 के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है ना। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अब हम करेंगे क्वेश्चंस, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। दी गई आकृति में ABCD यानी कि चक्रीय चतुर्भुज है, तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब ये दिया हुआ है, अभी मैं बता के आ रही हूँ। चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या है, आमने सामने जो कोण बने हुए हैं उनका योग 180 के बराबर होता है ना। जैसे एंगल ए प्लस एंगल डी कितने के बराबर होता है, 180 के। एंगल ए की वैल्यू है 110 और डी की वैल्यू है x, किसके बराबर, 180 के। इसको उठाकर उधर ले जाएंगे तो इधर जाने पर हो जाएगा माइनस का, तो बचेगा कितना, 70 डिग्री बचेगा। तो x की वैल्यू पूछी थी, तो x की वैल्यू कितनी फाइंड हो गई, 70 डिग्री हमारा आंसर आ गया है। अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 110 दिया हुआ है और ये है x, तो 180 में से 110 को माइनस करो तो आ जाएगा 70 डिग्री। आई बात समझ में, बहुत आसान है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको छोड़ना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि बहुत जबरदस्त है, एग्जाम में कई बार बना है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ये इसके ऑप्शंस है। ऑप्शंस को देख के भी हम सोल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चंस के मैं 2 मेथड बताऊंगी आपको जो सा अच्छा लगे आप उससे सोल्व कर सकते हैं। अब इसने हमसे पूछा है कि x की वैल्यू फाइंड करो और y की वैल्यू फाइंड करो। क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन, है ना। तो अभी मैं चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी बता के आई हूं कि आमने सामने के जो कोण हैं उन दोनों का योग 180 के बराबर होता है ना। यही तो बात मैंने कही है। तो मैं अगर ये ले लूं एंगल A प्लस एंगल D, यही तो आमने सामने है, A के सामने D है और C के सामने B है, तो इन दोनों का योग 180 के बराबर होगा। तो 3y - 5
प्लस 7x प्लस का 5 इज इक्वल टू 180। प्लस माइनस कैंसिल, ये आया 3y प्लस का 7x इज इक्वल टू 180। आई बात समझ में? अब आप यहाँ से डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर इस ऑप्शंस में आप लोग वैल्यू डाल के देख सकते हैं, है ना, वैल्यू डाल के देख सकते हैं कि अगर मैं y की वैल्यू 25 डालूं या x की वैल्यू 15 डालूं तो आंसर कितना आना चाहिए? 180। तो यही आंसर आपका आ जाएगा, है ना। लेकिन मैं दूसरा मेथड बता रही हूँ, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब ऐसी एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू होगा 180। ये देखिए 4y प्लस 20 प्लस 4x इज इक्वल टू 180, है ना। अब ये आया 4x आगे लिख लिया, 4y बाद में, ये 20 जाके इधर हो जाएगा माइनस में 20, तो ये आएगा 4 में कॉमन ले लेती हूँ तो x प्लस वाई इधर बचा 160। अब ये 4 को ले जाओ डिवाइड में 160 अपॉन 4। अब x प्लस वाई कितना आ जाएगा? 40। कितना आ जाएगा? ये आई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। यहां से भी आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। अगर कुछ बच्चे इन दोनों को पहले ऐड कर दे या इन दोनों को पहले ऐड कर रहे हैं तो ऑप्शन में से वैल्यू रखकर सोल्व कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन में ऐसी वैल्यू देखिएगा कि x और y की वैल्यू रखकर कितना आंसर आ जाना चाहिए? 40, है ना। कितनी वैल्यू, कितना आंसर आ जाना चाहिए? 40 हमारा आंसर आ जाना चाहिए। अगर x की वैल्यू में रखूं कितनी? 15 और y की वैल्यू रख दो 25, है ना। 15 और 25 रख दो तो कितना आ जाएगा? 40। आ गया ना आंसर ऑप्शन से। ऐसे ही तुम यहां रख के देख लो। 3x की वैल्यू है 15 और y की वैल्यू है 25 और x की वैल्यू है आपकी 15। ये देखिए 25 तिया 75, है ना। 15 सत्ते 105, 105 और 75 हो गया ना 180, है ना। आ गया ना आंसर। तो आप ऑप्शन से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर ऑप्शन से समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको इक्वेशन बनाकर सोल्व कर सकते हैं। ये देखिएगा, ये मैंने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मान ली है। अब सोल्विंग करेंगे, सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड टू। फर्स्ट है हमारे पास 3y प्लस 7x इज इक्वल टू 180। अब अगर मैं इक्वेशन सेकंड लेती हूं तो मुझे तो इक्वल बनाना होगा, है ना। इक्वल बनाना होगा ना, तो मैं y को पहले लिख लेती हूँ और x को बाद में। ये लिखा 40 इक्वेशन 2। अब यहाँ लाना होगा मुझे 3, तो मुझे इससे मल्टीप्लाई करनी होगी 3 से, तो आ जाएगा 3y और 3x, इधर बचा 3 चौक 12, 120। इक्वेशन आ गई 2। सोल्व करो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। ये बचा 4x और ये बचा आपके पास 60। तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये देखिए 15 आई कि नहीं आई x की वैल्यू। अब ये वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास x प्लस वाई, मैंने सेकंड में कर रही हूँ क्योंकि ये आसान है। सेकंड में पुट करते हैं, x की वैल्यू 15 प्लस y इज इक्वल टू 40। तो y इज इक्वल टू 40 में से 15 माइनस जाएगा तो आ जाएगा 25। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 25 और x की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। तो मैंने इसके दो तरीके बताए। आप एक इक्वेशन ले आइएगा और उसमें x और y की वैल्यू रख के देखिएगा। अगर राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल आ जाती है तो वो आंसर आपका करेक्ट है। फिर मैंने दूसरा मेथड बताया दोनों इक्वेशन को सोल्व करना, क्योंकि इक्वेशन भी सोल्व करने आनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं मेंसुरेशन में कौन सा क्वेश्चंस बन जाए, है ना, या अलजेब्रिक इक्वेशन में से कौन सा क्वेश्चंस बन जाए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे की चीज देखते हैं।
अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपका यूपी टेट में आया हुआ है। अब जब मैंने अपने स्टूडेंट्स इसको सोल्व कराया तो उन्होंने सोल्व नहीं किया, तो आप ऐसा मत करिएगा, क्वेश्चंस को करके आना, क्योंकि मैं यहाँ बताने वाली हूँ। और इससे रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना है, आपने सीख लिया है ना, छोड़ना नहीं है। अगर यूपी टेट क्लियर करना है तो करके आपको आना है, ठीक है। ये देखिएगा नीचे दी गई आकृति में एंगल बी जो है 70 है, एंगल बी जो है कितना दिया हुआ है 70 है। एंगल सी जो है आपका कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। और बीसी का मध्य, ये सी है, ये दिया हुआ है इसने 60, और बीसी का मध्य कितना दिया हुआ है, बीसी का मध्य ई है, यानी कि ये ई है। ए बी का मध्य ये ए है ना, ये ए है। इसका जो माध्य है, मध्य जो है वो एफ है, कितना है एफ है। तब एफ ई बी का मान ज्ञात कीजिए, एफ एंगल ई बी का मान ज्ञात करना है, यानी कि एंगल ई की वैल्यू निकालनी है, जो बीच में होता है उसी की वैल्यू फाइंड ऑफ की जाती है। अब किस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व करें, ये है ई, ये वाली वैल्यू हमसे फाइंड कराई है, आ रही है ना बात समझ में। तो किस तरह से हम इसको सोल्व करें। अब यहां देखिएगा ध्यान से, ये एक लाइन है, इस लाइन पर ये एंगल है। अगर मैं इसको आगे कर दूं, है ना, इसको भी आगे कर दूं और इसको भी आगे कर दूं, तो आप देख पा रहे होंगे एक समांतर जो चतुर्भुज पर तिर्यक लाइनें हैं वो कैसे आगे की ओर एक दूसरे से होकर बाहर की ओर निकल रही हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने क्या कर दिया, आगे की ओर इसको बढ़ा दिया। ध्यान से समझना आप, है ना, फिर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगी। ये अगर 60 है तो ये कितने का हो जाएगा, आप कहोगे मैम अब तो हमने बहुत पढ़ लिया, एक लाइन पर जब एंगल बना होता है 180 का होगा, 180 में से 60 जाएगा तो ये बचेगा 120। फिर मैम हमने ये भी पढ़ा था कि इसके सामने वाला इक्वल कोण होता है और इसके सामने वाला उसके समान होता है, यही चीज पढ़ी है ना, है ना। और इसने हमसे ये वाला एंगल पूछा है, क्या पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है। और मैंने आपसे बताया था कि संगत कोण क्या होंगे, बराबर होते हैं, संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ये 60 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा, है ना। संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये 120 का, क्योंकि जैसे ऊपर है ऐसे यहाँ चिपका दो, मैंने यही बात की थी ना, जैसे सेम है तो सेम यहाँ बता दो, तो ये 120 हो जाएगा और ये 60, यही हमसे पूछा था, यानी कि ये ई है, ये वाला इसने हमसे पूछा था, तो ये हो जाएगा आपका 60 ही। इसको बोलते हैं संगत कोण, क्या बोलते हैं इनको, संगत कोण बोलते हैं, जो कि बराबर होते हैं, है ना। आई बात समझ में। इस तरह से हमने सोल्व किया। अगर ये 120 है तो ये भी 120 है। अब ये 120 है तो सामने वाला 120 होगा और ये 60 होगा, ऐसे ही ये 120 होगा और ये 60 होगा। हमसे पूछा था इसने ये वाला, तो एंगल ई की वैल्यू जो आई 60 डिग्री की आ चुकी है। एंगल ई की वैल्यू कितनी आई, 60 डिग्री की आ चुकी है ना। आसान, इसलिए छोड़ना नहीं है, करके आना है। नोट डाउन कर लीजिएगा। अब है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में बोलते हैं पैरेललोग्राम। इसमें मैंने आपको बताया था कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और चक्रीय चतुर्भुज में मैंने बताया कि इसमें जो सम्मुख कोण होते हैं इन दोनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिएगा समांतर चतुर्भुज को, ये है आपके सामने समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, और समांतर चतुर्भुज के चारों भुजाओं का योग जो होता है ना, चारों भुजाओं का योग कितना होता है, 360 डिग्री होगा। ध्यान रखना, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, तो 90
इंटू 4 करेंगे तो आ जाएगा 360। ये बात आप ध्यान रखोगे। ठीक, तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 360 होगा। अब इसमें समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होंगे, ये बात लिख लीजिएगा। एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल है, एंगल बी जो है एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी इक्वल है एंगल बी के, और इन सब का जो योग होगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी 360 होगा। ध्यान रखोगे, ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। चक्रीय चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी बच्चे भूल जाते हैं, मैंने अक्सर देखा है। चक्रीय चतुर्भुज में दोनों भुजाओं यानी कि सामने के जो कोण है उनका योग 180 होगा, और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होने चाहिए। अगर ये मान लो ये चक्रीय चतुर्भुज है, ये चक्रीय चतुर्भुज है, ये 50 है तो ये वाला भी 50 होना चाहिए, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। आई बात समझ में? इस तरह से ये सामने के एंगल जो है बराबर होने चाहिए। चलिए क्वेश्चंस करते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा। अब इस क्वेश्चंस को देखिए, ये क्वेश्चंस भी आपका आया हुआ है, सारे क्वेश्चंस आए हुए करा रही हूँ, इंपॉर्टेंट है। डिजिट चेंज होके आ सकती है, बस इतना फर्क है, वरना यही बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, डिजिट चेंज हो जाती है। एक समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर काट रही हैं। यदि एंगल DAC 32 डिग्री का हो और एंगल AOB 70 डिग्री का हो तो एंगल DBC बराबर होगा, यानी कि DBC की वैल्यू इसने हमसे पूछी है। तो सॉल्यूशन में देखिएगा, मैंने बना लिया एक समांतर चतुर्भुज, ध्यान से समझने की कोशिश करना, है ना। इसका नाम रखा मैंने ABCD। अब AC और BD विकर्ण है, AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर काट रहे हैं, है ना। मैंने B, ये C आएगा, AC है ना, C तो ये D आएगा। AC और BD एक दूसरे को बिंदु A पर काट रहे हैं, ये देखिए ये विकर्ण बोलते हैं, ये AC है और ये आपका BD है, और यहाँ पर जो बिंदु है उसका नाम O है, यानी कि एक दूसरे को बिंदु O पर काट रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, DAC बन गया एक ट्रायंगल। DAC यानी कि ये दिया इसने 32 डिग्री का। आगे देखिए AOB, AO ये है बीच में, यहाँ पर ये O, AOB ये O यानी कि ये दिया इसने 70, जो बीच में होगा वही एंगल होता है। मैं बार बार ये चीज आपको बता रही हूँ। तो DBC की वैल्यू इसने पूछी है, D, B और C ये वाले, यानी कि ये वाला एंगल इसने हमसे पूछा है, एंगल B इसने हमसे फाइंड कराया है। ठीक है, आई बात समझ में आ रही है ना। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने इस तरह से एंगल बनाया, ठीक है, ये हमने बना लिए हैं शीर्षाभिमुख कोण। अंदर वाले कोण से सोल्व करेंगे, ये वाला 70 है ना, ये वाला कितने का है 70, तो ये वाला भी कितने का हो जाएगा 70, होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान से समझते जाइएगा, ध्यान से समझोगे तभी समझ में आएगा। अब मैंने आपको बताया था एक ही लाइन पर जो एंगल बना होगा वो होता है 180 का, तो एक 70 का दे रखा है तो दूसरा हो जाएगा 110 का, है ना। तो आप कहोगे यस मैम 110 का एंगल हमारा हो जाएगा। अब जब ये 110 का है तो इसके सामने वाला भी कितने का हो जाएगा 110 का। अगर मैं इसको इस तरह से मिला दूं, है ना, ये मिला दूं तो बन गया आपके पास समांतर चतुर्भुज, है ना। क्या बना आपके पास समांतर चतुर्भुज बना। अब इसने समांतर चतुर्भुज में ये वाली वैल्यू हमसे पूछी है। अब एक और बात बता दूं, ये 32 है ना, ये इस तरह से एंगल बन रहे हैं, ये बन रहा है ना इस तरह से, ये 32 है, तो आप
देखते ही कहोगे कि मैम ये तो एकांतर कोण बन रहा है ना। क्या कहोगे आप कि मैम ये तो एकांतर कोण बन रहा है, तो ये वाला भी कितने का हो जाएगा 32 का, क्योंकि मैंने आपसे बताया था जहां भी Z की स्थिति बनेगी वो एकांतर कोण कहलाएगा। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, कही थी ना ये बात। तो ये भी तो Z की आकृति बन रही है, अगर अंदर वाला 32 है तो बाहर वाला भी 32 होगा। ठीक, अगर ये 32 है, ये देखिएगा अंदर की साइड में, तो ये वाला भी कितने का हो जाएगा 32 डिग्री का हो जाएगा। ठीक, अब हमसे ये वाला पूछा है इसने, तो हमें तो इससे मतलब है अब, है ना, इससे मतलब है। ठीक, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, होगा कि नहीं होगा। अब इन दोनों को ऐड करो और 180 में से माइनस कर दो, 110 प्लस 32 180 कितना आ जाएगा 4 142, तो 38 डिग्री सेंटीग्रेड बन जाएगा हमारा आंसर, सॉरी 38 डिग्री आंसर हमारा आ जाएगा, यानी कि ये 38 आएगा। अब ट्रायंगल जो होगा आपके तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो आप ऐड भी करके देख सकते हैं, 110 है, फिर 32 है, फिर 38 है, तो ये आ गया आपका 180। कितने डिग्री आ गया आप ऐड करके देख लीजिएगा, 180 आपका आंसर आ चुका है। आई होप आपकी समझ में आया होगा, नहीं आया तो कमेंट्स करके बताना, है ना, चीजों को और बेहतर समझाने की कोशिश करूंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कई बार ये क्वेश्चन इस तरह से बना है, भले ही डिजिट चेंज हो जाए बट होगा ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, अगर अंदर का यहाँ पर दिया हुआ था इसने, तो हमें इसको सोल्व करना था। ये 70 है तो ये वाला भी 70 हो जाएगा, ये 110 और ये वाला 110। अब ये 110 है, ये 32 था, तो एकांतर कोण से हमें पता चला कि ये 32 हो जाएगा। अब ये 110, ये 32, 180 में से इन दोनों को ऐड करके माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 38, एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी 38 डिग्री। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस भी आया हुआ है और इन्हें देखते ही बच्चे छोड़ देते हैं। अगर आप ऐसे क्वेश्चन छोड़ोगे तो मैथ में पास नहीं हो पाओगे। अब जैसे मैं समझा रही हूँ तो आपको ऐसे समझना है, प्लीज पेन को रोक कर देखिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, फिर से देखिएगा, समझ में जरूर आएगा। मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप यूपी टेट में मैथ में अच्छे मार्क्स ला सके। यदि ओ त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है और ओ जो है त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है और बीओसी 110 है, तो बीएसी की वैल्यू हमसे इसने पूछी है। तो मेरे पास एक ट्रायंगल है, ध्यान से देखना, मेरे पास एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है ना। अब इस त्रिभुज में एबीसी जो है, नाम लिख देती हूं मैं, ए बी सी, ये सी है, अंतः केंद्र है, ओ जो है अंतः केंद्र है, यानी कि इस जगह पर ओ है, अंतः केंद्र है। तो बीओसी 110 है, यानी कि बीओसी, यानी कि ये हो रहा संधि भाजक, संधि भाजक हो रहा है। क्या हो रहा है? संधि भाजक। और संधि भाजक जो होगा, ध्यान रखोगे आप, ये हो गया आपका संधि भाजक जिस पर पॉइंट है ओ, है ना। इसने बीओसी जो बीच में होगा वो होगा एंगल 110 दिया है, तो बीएसी की वैल्यू इसने हमसे पूछी है, यानी कि ए का एंगल इसने हमसे पूछा है, ये वाला इसने हमसे पूछा है। ठीक है, अब मैं आपको संधि भाजित की अगर प्रॉपर्टी बताऊं, आइसोस्केलस ट्रायंगल्स, इसमें क्या होता है, दो एंगल समान होते हैं, यानी कि दो कोण बराबर होंगे, है ना। अगर एक 120 का है तो दूसरा आपका कितने के हो गया 60 का, तो 60 मतलब दो कोण का आधा कर देंगे 30, 60 और 120 आपका हो जाएगा 180। संधि भाजित की क्या डेफिनेशन है, क्या प्रॉपर्टी है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोस्केलस, यानी कि दो कोणों का योग बराबर होना चाहिए।
ठीक, अब इसने बीच में एक त्रिभुज है, यहां देखिएगा एक त्रिभुज है भाई, इस त्रिभुज का अंतः कोण ये O है, यही तो बताया, और BOC ये वाला यही तो निकल के जाएगा ऐसे, B ये A है, ये B है और ये C है, BOC कितना बताया, 110 बताया, तो A की वैल्यू फाइंड करो, ये बात कही है। अब ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना होगा, फिर हम ये वाला फाइंड करेंगे, है ना, फिर ये वाला हम फाइंड करेंगे। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। अब 180 में से आप 110 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 70, है ना, मैंने अभी अभी आपको बताया 70 आगे ये वाला 110 है और ये है इससे आधे, तो 35 का ये हो जाएगा और 35 का ये हो जाएगा, यानी कि 70 का हो जाएगा आधा, 35, क्योंकि समद्वि भाजित है, समद्वि भाजक कोण जो होते हैं इसमें दो कोणों का योग बराबर होगा। आप ऐड करके भी देख लीजिएगा, अगर ये 35 70 हो गया और 110, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होगा 180, 70 और 110 हो जाता है मिलकर 180। ठीक, अब ध्यान से सोचिएगा, समझिएगा, ये पूरा एंगल हो जाएगा, ये 35 का है तो ये 35 का ये हो जाएगा, ठीक है, 70 का हो जाएगा ना, पूरा बन रहा है एंगल बी, पूरा बन रहा है ना, कितना का, 70 का, तो ये 35 मिलके हो जाएगा, आधा इसका 70 हो गया, ऐसे ही 35 का ये हो जाएगा। अब ये पूरा एंगल हुआ 70 का, अब ये पूरा एंगल हुआ 70 का, इसको बताना हमें तो बहुत आसान है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, दोनों को ऐड कर दो, 70 प्लस 70, तो 180 माइनस 140, तो आंसर आ जाएगा 40 डिग्री, यानी कि ए की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री। आई होप आपकी समझ में आया होगा, है ना, फिर से देखने की कोशिश कीजिएगा। समद्वि भाजित की प्रॉपर्टी होती है दो एंगल इक्वल आने चाहिए, है ना, जब ये 110 है, ध्यान से समझना, आप डायरेक्ट करते हैं क्वेश्चन, ये 110 है तो ये हमारे पास समद्वि भाजित, इस ट्रायंगल का आधा है समद्वि भाजित हो रहा है ना, तो 110 है, 180 में से 110 जाएगा तो बचेगा 70, तो 35 का ये हुआ और 35 का ये हुआ। अब ये 35 का तो 35 का ये हो गया, पूरा ट्रायंगल हो गया 70 का, 35 का ये हुआ, पूरा ट्रायंगल हुआ 70 का, है ना। अब एबीसी का निकाल लेंगे ना पूरे का, बीएसी पूरे का निकाल लेंगे, बाहर का पूरा ट्रायंगल जो है, तो कितना हुआ, 180 में से 70 ऐड कर देंगे 140, तो बचेगा 40 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल आ जाएगा 40 डिग्री का। ठीक है, आई बात समझ में। तो हम लोगों ने त्रिभुज पढ़ लिया, कोण पढ़ा, रेखा पढ़ी, समांतर चतुर्भुज पढ़ लिया, चक्रीय चतुर्भुज पढ़ा, शीर्षाभिमुख पढ़ा, है ना, और त्रिभुज से रिलेटिव क्वेश्चंस और चक्रीय चतुर्भुज से रिलेटिव क्वेश्चंस, समांतर चतुर्भुज से रिलेटिव क्वेश्चंस हमने पढ़ लिए हैं। अगर आपकी समझ में नहीं आया तो कमेंट्स कीजिएगा, फिर से मैं समझाने की कोशिश करूंगी, और आपको कौन सा टॉपिक टिपिकल लग रहा है एक बार कमेंट्स करके लिखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसकी लेकर आने वाली हूँ। सिर्फ कराऊंगी वही जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में फंसने वाला है ना, और जिससे हम यूपी टेट पास करने वाले हैं, है ना, वही मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत बार यूपी टेट को पढ़ाया है, ये बहुत इजी है, बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं अगर स्ट्रेटजी आप अच्छी बनाओगे। ठीक है, चलिए, क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।